क्या आपने अपना पैसा किसी को दिया है शेयर बाजार के अंदर में मैनेज करने के लिए? क्या आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो जो इंसान मैनेज कर रहा है या कोई फर्म जो मैनेज कर रही है वो सेबी ऑथराइज्ड है कि नहीं है? या हो सकता है कि आप शायद ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरों का पैसा मैनेज करें, तो शायद आप जानना चाहते हैं कि क्या तरीका है कि मैं लोगों का पैसा लेके वो मैनेज कर सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में वो क्लैरिफिकेशन दूंगा, तो चाहे आपने पैसा दे रखा है या आप पैसा लेना चाहते हैं, ये दोनों पॉइंट का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मुझे ये सब समझ में आता है कि क्या चलता है। दोस्तों पैसे शेयर बाजार में दे के उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये सब करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस के दौरान जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जो रेगुलेटर है जो हमारे इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली रेगुलेट कर रहा है? हम सब जानते हैं कि सेबी जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट का एक रेगुलेटर है और उसने कई लॉज बना रखे हैं, और जो भी इंटरमीडियरी या जो भी एजेंट या जो भी आप कह दीजिए एक बीच में जो एजेंसी है जो आपके लिए काम कर रही है, उसने कुछ ना कुछ लाइसेंस ले रखा है। या आप अगर सपोज कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आप एक लाइसेंस लेंगे तभी आप वो काम कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पर मैंने बताया था कि कैसे आप करियर बना सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में XYZ काम करके। मैं उसी का एक एक्सटेंशन वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले वाला वीडियो था रिसर्च एनालिस्ट का, अब जो वीडियो है वो है कि कैसे आप दूसरों का पैसा मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए उस पर चर्चा चालू करते हैं। तो 2 बातें हैं। पहली बात कि दूसरों का पैसा मैनेज करना बिना पैसा लिए, और दूसरी बात दूसरों का पैसा मैनेज करके पैसा लेके। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। पहली बात के अंदर में क्या हो गया कि पैसा जो है वो क्लाइंट के अकाउंट में ही है और मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं, मैं क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूं। उसका जो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस। मैं ट्रेड कर रहा हूं क्लाइंट के लिए और एंड ऑफ द डे मैं क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, और वो जो ट्रेड है वो क्लाइंट के पास में चला जाता है। उसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब क्लाइंट का पैसा आता है मेरे पास में, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं क्लाइंट को एलोकेट कर देता हूं कि तुम्हारे बिहाफ में मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने शेयर लिए हैं या इतने इतने शेयर बेचे हैं। तीसरा, जो कि क्लाइंट अपना पैसा मेरे को दे देता है और मैं उसको मैनेज करता हूं, और फाइनली एक NAV कैलकुलेट होता है कि आपके पैसे का ये हुआ है, जो कि पीरियोडिकल बेसिस पे, मोस्टली मंथली बेसिस पे क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब आपके पैसे का ये सिचुएशन है। वो समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड ही हो गया, लेकिन वो ऐसा है थोड़ा सा हाई एंड कस्टमर्स के लिए होता है, बिकॉज उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। तो पहला वाले में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 1 रुपया भी क्लाइंट का ले सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं, उसमें आप पैसा क्लाइंट से नहीं ले रहे हैं। दूसरा जो कि PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें आपको मिनिमम 50 लाख रुपया पर क्लाइंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है AIF, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें मिनिमम 1 करोड़ रुपया पर क्लाइंट से आपको लेना होगा। PMS और AIF दोनों के केस में पैसा आपके पास आता है और आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं जब जब जो परफॉर्मेंस हो, इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है तब। लेकिन पहले कैटेगरी के अंदर में जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, उसमें आप क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, उनके पोर्टफोलियो को बना के उनके लिए देते हैं, बट आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है? रिसर्च एनालिस्ट का काम है कि बस अपना रिसर्च आइडिया को शेयर करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम है हर स्पेसिफिक क्लाइंट का नीड के हिसाब से उसको पोर्टफोलियो बनाना और उसका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली ट्रैक करना। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इज मोर इंगेजिंग और आप क्लाइंट के साथ में इन्वॉल्व होते हैं। वे रिसर्च एनालिस्ट का काम क्लाइंट के साथ ज़्यादा इंगेज नहीं होना है, वो सिर्फ आइडिया जनरेशन पे फोकस करता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इज मोर इंगेजिंग, तो आप क्लाइंट के साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हैं और फीस क्लाइंट का साइज के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च एनालिस्ट में क्योंकि आप क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं इंगेज होते हैं,
आपका रोल रह जाता है खाली आइडिया जनरेट करना। तो टिपिकली फीस जो है वो मंथली या क्वार्टरली या ईयरली फिक्स फी के रूप में ही आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू सेबी वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट पे होम पेज पे वी विल गो एंड वी विल सी दिस सेक्शन कॉल इंटरमीडियरी। यहाँ पर जब जाएंगे तो मिलेगा आपको रिकॉग्नाइज इंटरमीडियरीज, और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो आप देखिए इंडिया में 1322 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है कि क्लाइंट को वो उनके इन्वेस्टमेंट्स पे एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो उन सब का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर कोई क्लेम करता है कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे आके उनका नाम डाल के चेक कर लीजिए कि वो एक्चुअल में उनके पास में लाइसेंस है कि नहीं है। ओके, अब सपोज आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो अगर आप गूगल करें सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन और आप इसके अंदर में जाए तो सेबी ने एक पीडीएफ दे रखा है, उसके अंदर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसने पेन डाउन कर रखा है। तो ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो किसी भी बेसिक लॉयर का भी मदद ले सकते हैं, और ये जो रिक्वायरमेंट है इनको अगर आप पूरा करें तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। देखिए इसमें मेजर क्लॉज वो ये है कि आपका सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टिपिकली ये जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लोग किए हुए, चाहे वो CFA है, चाहे CFP एक्सेट्रा है, उनको प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के लिए आपके पास में एक डिसेंट बैकग्राउंड, डिसेंट नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा NISM का एग्जाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो सेबी कहता है कि आप वो एग्जाम पास करेंगे तभी मैं मानूंगा कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड नॉलेजेबल पर्सन है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को फीस देना पड़ता है, तकरीबन 5 लाख रुपए लगते हैं एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का फीस, और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का फीस आई थिंक जितना मुझे याद है तकरीबन 25 से 1,000 रुपये है। तो आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के आधार पे डॉक्यूमेंट सेट अपना रेडी कर लीजिए और सेबी को आप अप्लाई करिए विद द कंप्लीट सेट, और आपको कुछ दिनों में, महीनों में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस मिल जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक आईडी दिया जाएगा, आप जब जब कम्युनिकेशन जहां जहां करें उस आईडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा दे रखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि वो इंडिविजुअल या वो फर्म क्या ऑथराइज्ड है कि नहीं, और बेस्ट तरीका वो ऑथराइजेशन देखने का है कि आप यहाँ सेबी की साइट पे जाइए, इंटरमीडियरी की लिस्ट में जाइए, और यहाँ आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे लोगों के जिनको सेबी ने ऑथराइज कर रखा है। प्लीज़ 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 किसी भी ऐसे इंसान को अपना पैसा या अपना अकाउंट संभालने के लिए मत दीजिए जो सेबी के अथॉरिटी में नहीं आता है, क्योंकि सेबी बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी है, ऑडिट प्रोसेस उनका बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो कोई गलत डिसीजन आपके लिए आपका कमाया हुआ पैसा को आपसे ले जाएगा। तो ध्यान रखिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो बहुत स्कोप है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस से आप इक्विटी तो एडवाइस कर ही सकते हैं, बट आप कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड, ये सारे भी आप एडवाइजरी कर सकते हैं अगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको कई ऑक्यूपेशन के बारे में बताना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है जहां पर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बट क्लाइंट को एडवाइस करते हैं। आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल के बारे में और लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, टेक केयर।